बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 अक्टूबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि 5 जिलों में मॉडल अस्पताल तैयार। दीपावली से पहले सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कर सकते हैं उद्घाटन। नवंबर महीने में 15 दिन रहेगी बैंकों की छुट्टियां, यहां देखें पूरी लिस्ट। एनटीपीसी में नौकरी पाने का शानदार मौका, बिना परीक्षा के होगा सिलेक्शन, 90,000 रुपए है सैलरी। क्या है सिम स्वैप फ्रॉड, 3 मिस कॉल और बैंक खाते हो जाएगी खाली, देखें कैसे करें बचाव, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। नहीं पता आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर है लिंक, घर बैठे झटपट यूं करे पता, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार के 4,60,000 छात्रों को नीतीश सरकार का दीपावली तोहफा, हर स्टूडेंट के खाते में आएंगे इतने हजार रुपए। बीएसईबी ने बिहार के 3 सरकारी समेत 188 स्कूलों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द, जाने पूरी वजह। बिहार के शिक्षकों की बल्ले बल्ले, अब शिक्षकों को मिलेगी आवास की सुविधा, 5 लाख से अधिक टीचरों को मिलेगा सीधा लाभ। अब खेतों में बर्बाद नहीं होगी फसल, ड्रोन से होगा कीटनाशक का छिड़काव, सरकार किसानों को इतना देगी अनुदान। जन्म से दिल में छेद वाले बच्चों का अब पटना में ही होगा ऑपरेशन, बेहतर होगी अस्पतालों की स्थिति। राज्य अकेडमी का दर्जा पाने के लिए नियोजित शिक्षकों को देने पड़ सकते हैं परीक्षा, जानिए आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार में टीचर पद पर नौकरी पाने का एक और मौका, दूसरे फेज के लिए 3 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन। बिहार के सभी कोचिंग संस्थान जल्द आचार संहिता के दायरे में होंगे, वहां पढ़ने वाले छात्रों का होगा सामाजिक सर्वेक्षण। सीएम नीतीश कुमार ने गिनाई उपलब्धि, सहयोगी दलों के कार्यकाल पर उठने लगे सवाल, जाने क्यों। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की कहानी, हाथ में स्लाइन लेकर के पानी चढ़ाओ, सदर अस्पताल में कुछ इस तरह होता है मरीजों का इलाज। घर में हुई है बेटी तो नो टेंशन, सरकार इसके लिए पैसे जमा खुद करेगी, जाने क्या करना होगा, कैसे मिलेगी, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार सरकार देगी 75,000 रुपए, गांव में शुरू करे ये काम। बिहार के सरकारी स्कूलों से 20 लाख छात्रों का नाम कटे, नीतीश सरकार के सहयोगी पार्टी भी विरोध में उतरी। बिहार पुलिस की रडार पर चले फेसबुक यूट्यूब यूज करने वाले कई लोग, मुख्यालय ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। हाई स्कूल परीक्षा फॉर्म भरने का आखिरी मौका, इस लिंक से जल्द करें आवेदन। भारत सरकार में अधिकारी बनने का गोल्डन चांस, अच्छी होगी मंथली सैलरी। नवनियुक्त शिक्षक ध्यान दे, इन 2 दस्तावेजों के बिना गांधी मैदान में नहीं मिलेगी एंट्री। टीचर बहाली में धांधली का सबूत देंगे जीतन राम मांझी, सीएम नीतीश और बीपीएससी को भेजा लेटर, कहा नियुक्ति पत्र बांटना गलत। मुसलमानों से अधिक खतरा 10% हिंदुओं से है, दुर्गा के बाद आरजेडी विधायक के निशाने पर स्वर्ण, कभी लालू ने कहा था बुरा बाल साफ करो। 10वीं पास हो या फिर ग्रेजुएट, सभी के लिए निकली है सरकारी नौकरियां, पाए जॉब से जुड़ी हुई हर अपडेट।
दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि 5 जिलों में मॉडल अस्पताल तैयार हो गया है बनकर के। जब दीपावली से पहले सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। जब स्वास्थ्य विभाग ने 5 जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में तब्दील कर दिया है। जिला अस्पताल से मॉडल जिला अस्पताल होने के बाद मरीजों की सुविधा के लिए बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं आईसीयू ऑपरेशन के साथ बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल की भी विशेष व्यवस्था रहेगी। पिछले 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग ने 13 जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित करने की योजना स्वीकृत किया है। यह स्वीकृत योजना के तहत 5 जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित कर दिया गया है। जिन अस्पतालों को मॉडल अस्पताल में अपग्रेड किया गया है वह अररिया, मोतिहारी, औरंगाबाद, मधुबनी और सीतामढ़ी जिला। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इन सभी अस्पतालों में बेड के अलावा इलाज की मानक सेवाएं बहाल कर दी गई है। दोस्तों अब बात करेंगे कि दुर्गा पूजा के दौरान फेसबुक, यूट्यूब आदि सोशल मीडिया हैंडलों पर 100 से अधिक आपत्तिजनक एवं भड़काऊ पोस्ट चिन्हित किए गए हैं। इन पोस्ट में सांप्रदायिक टीका टिप्पणी की गई थी, जिसमें तस्वीरें, वीडियो और कमेंट आदि शामिल है। जब बिहार पुलिस के एडीजी मुख्यालय JS गंगवार ने कहा है कि ऐसे लोगों की पहचान करके सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया है कि दुर्गा पूजा पंडालों में स्थापित 96% प्रतिमाओं का विसर्जन पूरा कर लिया गया है। राज्य में यानी कि बिहार में इस साल 15,312 प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। जहाँ अधिकतर प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका है। स्थानीय परंपरा और फिर तिथि के अनुसार इन प्रतिमाओं का भी शीघ्र विसर्जन किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान कई जिलों में झड़प के मामले सामने आए। बेगूसराय, औरंगाबाद, छपरा, पूर्णिया में हालात बिगड़े। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से किसी बड़ी अनहोनी को टाल दिया गया। जब छपरा में जब हालात बिगड़े तो फिर इंटरनेट पर रोक लगा दी गई। इससे जुड़े सवाल पर एडीजी ने कहा है कि स्थानीय प्रशासन परिस्थिति के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। जब मुख्यालय के स्तर से पहले से ही अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। अभी स्थिति सामान्य है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में धान की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। इसको लेकर के बिहार सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है ताकि किसानों को इसकी जानकारी मिल सके। यह खबर के अनुसार 1 नवंबर से उत्तर बिहार के सभी जिलों में धान की खरीदारी शुरू होगी। जब वहीं दक्षिण बिहार में 15 दिन बाद 15 नवंबर से धान की खरीदारी शुरू की जाएगी। जब बिहार के किसान पैक्सों के माध्यम से धान की खरीद बिक्री कर सकते हैं। राज्य के किसान पैक्सों के माध्यम से धान की बिक्री कर सकेंगे। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने धान की कीमत का मूल्य तय कर दिया है। इस बार बिहार सरकार ने प्रति क्विंटल 2183 रुपये धान खरीद की कीमत तय कर दी है, जो पिछले साल से 143 रुपये अधिक है। यानी कि किसानों को इस साल पहले से ज्यादा पैसा मिलेगा। वहीं धान की खरीद को लेकर के सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ धान खरीद को लेकर के उचित प्रबंधन करने को कहा गया है ताकि किसानों को धान बेचने में दिक्कत ना हो। वहीं धान की कीमतों का पैसा किसानों के बैंक खाते में सीधा सीधा भेजा जाएगा। दोस्तों बात करेंगे कि देखते ही देखते देश के कई राज्यों में प्याज के दाम 80 से बढ़कर के 100 रुपये किलो पर जा पहुंचा है। जिसके बाद से वह सीन याद आ रहा है जब पिछले कुछ महीने पहले टमाटर के दामों ने हाहाकार मचा दिया था। लेकिन लग रहा है कि बात यहां तक ना पहुंचे, क्योंकि सरकार ने टमाटर वाली तकनीक को अपना लिया है। यानी कि कहा जा सकता है कि टमाटर प्याज के दामों को सस्ता करने का काम करने वाला है। दरअसल आपको याद दिला दें कि जब टमाटर महंगे हुए थे तब सरकार ने दूसरे राज्यों से टमाटर को सस्ते में खरीदा और महंगे होते राज्यों में बेचा, जब वो भी सस्ते दामों में, जिससे आपूर्ति होने तक दाम ऊपर नहीं जा पाए। जैसे ही बारिश बंद हुई तो सप्लाई शुरू हुई, वैसे ही दाम खुद ब खुद कंट्रोल हो गए। जब यही प्लान अपना करके मध्य प्रदेश, राजस्थान से प्याज लेकर के दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश इलाकों में बेची जा रही है। जब बफर स्टॉक की बात करें तो सरकार के पास 5 लाख टन अभी प्याज मौजूद है, जिसमें से 2 लाख टन सेल हो चुकी है, जब वहीं 2 लाख टन खरीदने का प्रोसेस में है। इसके अलावा सरकार की तरफ से प्याज एक्सपोर्ट प्राइस को $800 प्रति टन कर दिया है, जिसके बाद से उम्मीद है कि देश के बाहर प्याज कम ही जा पाएगी। स्टॉक रहेगा तो फिर डिमांड की पूर्ति की जा सकती है, जिससे प्राइस कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के तहत सरकार 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को सालाना 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति देगी। खबर के अनुसार इस छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 3 नवंबर तक चलेगा। जहां अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो फिर आप आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। अब सवाल है कि कौन आवेदन कर सकता है, तो आपको बता दूं कि
कि 8वीं में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए 7 जनवरी को परीक्षा लिया जाएगा। इसमें चयनित छात्र छात्राओं को 9वीं से 12वीं तक सालाना 12,000 की छात्रवृत्ति मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप एक पोर्टल पर जा सकते हैं और ये पोर्टल है www.bihar-nts-nmms.in। इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में आगामी चुनाव को लेकर के सियासी पार्टियां अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है, वहीं विकास कार्य और खुद को बेहतर बताने की होड़ भी मची हुई है। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा बयान दिया है कि उनके सहयोगी दलों पर ही सवाल उठने लगे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू राबड़ी के शासनकाल पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने पटना में एक सभा में अपने शासनकाल की तारीफ की है। या डॉक्टरों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने अपनी उपलब्धियों को गिना रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिस वक्त हमने काम शुरू किया था उस वक्त बिहार का क्या हाल था, जब बिहार के क्या हालात थे। पीएमसीएच से लेकर के आईजीआईएमसी के हालातों को बयां करते हुए उन्होंने कहा कि ये कितना बुरा हालात था उस वक्त जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो फिर हालात सुधरे। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर सियासी पारा चढ़ गया है। सीएम नीतीश कुमार के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने इशारों में अपनी तारीफ करते हुए राबड़ी लालू के शासनकाल यानी कि कार्यकाल को सवालों के घेरे में कर लिया है। जब वहीं इस मामले में भाजपा नेता ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में गए हैं। भाजपा के विकास कार्यों को देख करके रह करके उन्हें टीस मारता है। जब बिहार में नीतीश सरकार में जब भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री थे तो फिर उनके कार्यकाल स्वर्णकाल था। यही बात नीतीश कुमार को खा रही है कि आज लुटेरों के हाथों में ये स्वास्थ्य व्यवस्था पड़ी हुई है। हर जगह अराजकता और फिर भ्रष्टाचार है। जब आज नीतीश कुमार को याद आ रही है कि भाजपा के साथ शासनकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल कार्यकाल स्वर्णकाल था। वहीं पर आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी हद तक सुधारा है। भाजपा के कार्यकाल में क्या हालात थे ये प्रदेश के यानी कि बिहार के सभी लोग जानते हैं। अनुमंडल से लेकर के जिला अस्पताल तक की तेजस्वी यादव ने तस्वीर बदली है। जो पहले था अभी नहीं है, जो अभी है वो पहले नहीं था। दोस्तों बात करते हैं कि दीपावली से पहले बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। जब बिहार के नियोजित शिक्षकों को जल्द ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है। जानकारी के अनुसार नई शिक्षक नियमावली का ड्राफ्ट अंतिम रूप में तैयार हो गई है। ऐसे में राज्य के यानी कि बिहार के 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। इस नियमावली के अनुसार बिहार के नियोजित शिक्षक और फिर लाइब्रेरियन दोनों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। कैबिनेट से पहले 2 नवंबर को ही घोषणा की उम्मीद की जा रही है। गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा कर सकते हैं। 3 नवंबर को कैबिनेट में प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने पर राज्यकर्मी बनेंगे। जब बिहार बोर्ड को परीक्षा लेने की जिम्मेदारी दी जाएगी। जब कैबिनेट से मुहर लगने के बाद 1 माह के भीतर परीक्षा ली जा सकती है। विभाग ने काफी आसान परीक्षा लेने की योजना बनाई है। गौरतलब है कि अब बिहार में नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी कैडर के शिक्षकों की तर्ज पर ही सुविधा मिलेगी। जब वेतनमान से लेकर के सभी प्रकार का लाभ मिलेगा। जहाँ हाल ही में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली का प्रारूप जारी हुआ था, लेकिन शिक्षक परीक्षा दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। जब उनका कहना है कि वे तो बहुत पहले ही से ही पढ़ा रहे हैं, फिर से परीक्षा लेने का क्या कोई मतलब है। ये कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं कि भारत सरकार के कई विभागों में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने असिस्टेंट डायरेक्टर और फिर अन्य पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। ये योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत संगठन में 46 पदों को भरा जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2023 तक है। पूरी तरीके से जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2023 तक है। अगर आप भी इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं तो फिर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखना होगा, ध्यान रखना होगा। तो आपको बता दूं कि इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से योग्यता चाहिए, आपके पास योग्यता होनी चाहिए, दस्तावेज होनी चाहिए। आपको बता दूं कि जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे यहाँ उपलब्ध डिटेल्स नोटिफिकेशन के माध्यम से शैक्षणिक योग्यता और फिर आयु सीमा को चेक कर सकते हैं। चयन भर्ती परीक्षा और फिर उसके बाद साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे मामले में जहाँ चयन साक्षात्कार के बाद परीक्षा द्वारा किया जाता है, उम्मीदवार को साक्षात्कार चरण में अपनी संबंधित श्रेणी में उपयुक्तता का न्यूनतम लेवल को पार करना होगा।
दोस्तों बात करते हैं कि 2 नवंबर को जिन नवनियुक्त शिक्षकों को मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र लेना है, उन्हें गांधी मैदान में 2 दस्तावेजों के साथ ही एंट्री मिलेगी। अगर ये 2 दस्तावेज के साथ में नहीं होंगे तो फिर प्रवेश नहीं मिलेगा। दरअसल 2 नवंबर को गांधी मैदान में आयोजित विद्यालय अध्यापक समारोह में आने वाले नवनियुक्त शिक्षकों को प्रवेश उनके औपबंधिक नियुक्ति पत्र और फिर आधार कार्ड से ही मिलेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से शनिवार को भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल जिले को छोड़ करके बचे हुए सभी जिलाधिकारी को निर्देश दे दिया गया है। इसमें कहा गया है कि समारोह में आने वाले शिक्षकों को संबंधित आदेश के बारे में अवगत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि जो भी विद्यालय अध्यापक गांधी मैदान में आयोजित समारोह में उपस्थित होंगे वे अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र तथा आधार कार्ड अनिवार्य रूप से अपने साथ लाएं। जी हां, इसके बिना गांधी मैदान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए। दोस्तों देवी दुर्गा को काल्पनिक और खुद को महिषासुर का वंशज बता करके चर्चा में आए आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। इस बार उनके निशाने पर देवी देवता नहीं बल्कि स्वर्ण हिंदुओं पर था। उन्होंने कहा है कि इस देश में 72% पिछड़े हिंदुओं को मुसलमानों से अधिक 10% स्वर्ण हिंदुओं से खतरा है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने भी कभी भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। दरअसल डेहरी में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह पिछले 3 दिनों से लगातार विवादित बयान देकर के सुर्खियां बटोर रहे हैं। जब 2 दिन पहले ही फतेह बहादुर सिंह ब्राह्मणों को लेकर के विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पहले ब्राह्मण चाहे किसी की बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म भी क्यों ना करे, उन्हें हर अपराध के बाद क्षमा मिल जाती थी। इसके बाद आरजेडी विधायक ने दुर्गा को लेकर के विवादित टिप्पणी की और खुद के महिषासुर का असली वंशज बता दिया। अब आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने स्वर्ण जाति के लोगों पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि देश के 72% पिछड़े हिंदुओं को मुसलमान से ज्यादा खतरा उन 10% हिंदुओं से है। एक पार्टी लगातार ये कहती है कि सभी हिंदू एकजुट हो जाओ क्योंकि तुम्हें मुसलमान से बहुत ज्यादा खतरा है, जबकि 72% पिछड़े हिंदू हैं, जिसमें एससी, एसटी और फिर ओबीसी वर्ग से आते हैं। उन्हें अब ज्यादा खतरा 10% हिंदुओं से है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सत्ता में बैठे मनीवादी लोगों ने ही 72% वाले हिंदुओं पर गोबर और फिर पत्थर फेंके थे। ये लोग किसी दूसरे धर्म के नहीं थे और आज कहते हैं कि सभी हिंदू एक हो जाओ। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने अग्र जातियों में शामिल भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और फिर लाला को निशाना बनाते हुए भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। बिहार की सत्ता से बेदखल होने के बाद जब तेजस्वी यादव ने आरजेडी की कमान अपने हाथों में ली तब उन्होंने लालू की इस गलती के लिए माफी तक मांगी थी और कहा था कि आरजेडी अब पहले वाली आरजेडी नहीं है बल्कि A to Z की पार्टी हो गई है। लेकिन कई ऐसे मौके आए जब आरजेडी नेताओं ने स्वर्ण को लेकर के विवादित बयान दिए हैं। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के इस बयान के बाद तेजस्वी यादव ने A to Z वाली आरजेडी पर सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों अगले महीने यानी कि नवंबर में कई त्यौहार आने वाले हैं। आप में से कई लोग इन त्योहारों पर खास प्रकार की तैयारी कर रहे होंगे, पर मार्केट से खरीदारी करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होगी और हो सकता है कि आपको बैंक जाना पड़े पैसे निकालने के लिए। हालांकि आजकल ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम आने से सभी का काम आसान हो गया है। अगर आपको भी अगले महीने बैंक से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार का कोई काम है तो फिर आप इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें, क्योंकि देश के कई राज्यों में नवंबर महीने में आधे बैंक यानी कि 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। यह बैंक के काम और फिर छुट्टी हर राज्य के हिसाब से अलग अलग होते हैं। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की नवंबर बैंक अवकाश छुट्टी के अनुसार इस महीने बैंक सभी रविवार और फिर दूसरे और चौथे शनिवार सहित 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। उसके बाद 1 नवंबर को भी बैंक बंद रहेंगे, 5 नवंबर को भी बैंक बंद रहेंगे, 10 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर को बैंक बंद रहेंगे, 14 नवंबर को भी बैंक बंद रहेंगे, 15 नवंबर को भी बैंक बंद रहेंगे, 19 नवंबर, 20 नवंबर, 23 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर को भी बैंक बंद रहेंगे। यही नहीं, 30 नवंबर को भी यानी कि महीने के लास्ट तारीख में भी बैंक बंद रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोग अपने जमीन की जमाबंदी ऑनलाइन के द्वारा फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन की जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है। आप वेबसाइट पोर्टल से इसे निकाल करके प्रिंट करा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जमाबंदी क्या है, तो आपको बता दें कि जमीन की जमाबंदी हुए दस्तावेज हैं जो जमीन पर कानूनी रूप से मालिकाना हक साबित होती है। इन दस्तावेज पर जमीन मालिक का नाम होता है, साथ ही साथ जमाबंदी पूंजी में जमीन की पूरी डिटेल्स भी लिखी होती है। अब सवाल यह है कि बिहार
बिहार में जमीन की जमाबंदी कैसे डाउनलोड करें, वो भी फ्री में। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको बिहार भूमि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर आपको जमाबंदी पूंजी देखेंगे और फिर विकल्प पर वहां पर क्लिक करेंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर एक नया पेज खुलेगा और फिर उसमें मांगी गई जानकारी देना है। आपको जिले और फिर अंचल के नाम को सेलेक्ट करना है और फिर अपना हल्का नंबर और मौजा नंबर डालना है। इसके बाद भाग, वर्तमान, पुष्ट संख्या, वर्तमान रैयत का नाम, प्लॉट नंबर, खाता नंबर या फिर जमाबंदी संख्या से जमीन की जमाबंदी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि ऑनलाइन स्कैम के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। या आपने OTP शेयर करके या फिर किसी एप्लीकेशन के जरिए स्कैम को तो सुना ही होगा, लेकिन इन दिनों स्कैमर्स सिम स्वैप तकनीक का यूज करके बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। जी हाँ, इस महीने की शुरुआत में उत्तर दिल्ली स्थित एक वकील राष्ट्रीय राजधानी में सिम स्वैप स्कैम का शिकार हो गई, जब उसे अज्ञात नंबरों से 3 मिस कॉल प्राप्त हुई और फिर उसके बाद उसके बैंक अकाउंट से सारे के सारे पैसे कुछ ही मिनटों में गायब हो गए। ऐसे ही एक घटना फरवरी में भी देखने को मिली थी, जब एक निजी स्कूल के शिक्षक ने 3 घंटे से भी कम समय में 8 ट्रांजैक्शन में लगभग 1.5 लाख रुपए गंवा दिए। स्कैमर्स ने इसी स्कैम तकनीक से शख्स के दोनों बैंक खाते पर कंट्रोल कर लिया। शिक्षक ने बताया है कि उसने किसी के साथ कोई भी कॉल, टेक्स्ट या फिर बैंक OTP शेयर नहीं किया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार इन सभी मामलों से पता चला है कि पीड़ित लोगों को पहले तो स्कैमर्स से 3 मिस कॉल प्राप्त होते हैं, इसके बाद अकाउंट से पैसे अपने आप कट जाते हैं। अब बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि इस स्कैम का मिस कॉल से क्या कनेक्शन है, इससे सिम स्वैप कैसे होती है और आप इस स्कैम से कैसे खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सिम स्वैप क्या है। तो बात करते हैं कि सिम स्वैप, जैसे इसके नाम से ही साफ पता चलता है कि ये वह प्रोसेस है जिसके जरिए स्कैमर्स आपके सिम कार्ड का डुप्लीकेट सिम बना लेते हैं। जी हाँ, और उस पर अपना पूरा कंट्रोल बना लेते हैं। आसान शब्दों में कहे तो फिर सबसे पहले आपकी डिटेल्स, आइडेंटिटी को चुरा लिया जाता है। डिटेल्स, आइडेंटिटी हाथ लगने के बाद स्कैमर सबसे पहले आपके दोस्तों और फिर परिवार तक पहुंच बनाता है और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। इस जरिए स्कैमर्स ऑनलाइन गेम, बैंकिंग और फिर सोशल मीडिया समेत सभी प्रोफाइल पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। सिम स्वैप स्कैम में जालसाज सबसे पहले फिशिंग या फिर विशिंग की मदद से पर्सनल डिटेल्स जैसे कि फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स का पता लगा लेते हैं। फिशिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें स्कैमर पीड़ितों को मेल या फिर मैसेज के माध्यम से मेलवेयर लिंक भेजते हैं। एक बार लिंक खुलने पर मेलवेयर पीड़ित की सारी पर्सनल डिटेल्स चुरा लेते हैं। एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया है कि स्कैमर्स आमतौर पर टेलीकॉम कंपनी के साथ काम करने वाले सहयोगी होते हैं, इसलिए वे मेलवेयर या फिर फिशिंग अटैक के बाद प्राप्त डिटेल्स के साथ आसानी से सिम की नकल बना लेते हैं। एक बार जब उनके पास डुप्लीकेट सिम हो तो फिर वे आसानी से कोई भी बैंक का मैसेज या फिर OTP आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर बार बार क्यों मिस कॉल आता है। तो आपको बता दूं कि अन्य स्कैमर्स के विपरीत, जहां स्कैमर्स लोगों को फ़ोन कॉल करके OTP और फिर निजी जानकारी देने के लिए बरगलाते हैं, तो वहीं सिम स्वैप स्कैम में पीड़िता के साथ सीधे कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि सीधे पीड़िता के साथ बातचीत करने की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि इस स्कैम में स्कैमर्स बार बार पीड़िता को मिस कॉल दे देते हैं ताकि वे परेशान होकर के अपना फ़ोन छोड़ दे और नेटवर्क कनेक्टिविटी डाउन हो गई है इसे नज़रअंदाज कर दें। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसे कैसे बचा जा सकता है। तो आपको बता दूं कि कुछ स्टेप को फॉलो करके आप इस स्कैम से बच सकते हैं। सबसे पहले किसी भी अनजान लिंक पर आप क्लिक ना करें। ऐसे मैसेज को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए या फिर कई मिस कॉल मिलने के बाद आप अपना फ़ोन को स्विच ऑफ ना करें। अगर फ़ोन पर ऐसे कोई गतिविधि होती है तो फिर तुरंत मोबाइल ऑपरेटर से इसके बारे में पूछताछ करें। बैंक अकाउंट, पासपोर्ट समय समय पर बदलते रहें। बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए SMS के साथ साथ आपको ईमेल अलर्ट को भी ऑन रखना होगा। इस तरीके से आप स्कैमर से बच सकते हैं। दोस्तों, आधार कार्ड बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण ID प्रूफ के तौर पर इसे स्वीकार किए जाने लगा है। जब बैंक अकाउंट खुलवाने के साथ ही इसका इस्तेमाल स्कूल में एडमिशन, घर या फिर किसी तरीके की प्रॉपर्टी खरीदने और फिर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी होने लगा है। यह सुरक्षा के लिहाज से आधार कार्ड आपका मोबाइल लिंक होना जरूरी है, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनका कौन सा मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है। ऐसा तब होता है जब किसी व्यक्ति के पास या फिर एक से अधिक मोबाइल नंबर होते हैं, जब उन्हें याद नहीं होता है कि उन्होंने कौन सा नंबर आधार के साथ लिंक करवाया था। या आधार कार्ड बनवाते वक्त मोबाइल नंबर भी दर्ज कराना होता है। अगर बाद में आपने नंबर बदल दिया है तो फिर आप नए नंबरों को भी आधार कार्ड में अपडेट करा सकते हैं। आधार कार्ड के साथ लिंक किए गए मोबाइल नंबरों को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है।
यहाँ बहुत से कामों के लिए OTP की ज़रूरत पड़ती है जो आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ही आती है। अगर आपको भी ये पता नहीं है कि आपका कौन सा नंबर आधार से लिंक है तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से ही घर बैठे इसका पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.uidai.gov.in। इस वेबसाइट पर जाना होगा, यहाँ पर माई आधार सेक्शन पर क्लिक करना होगा, यहाँ आधार सर्विस ऑप्शन पर जाना होगा, फिर आधार सर्विस में वेरीफाई एन आधार नंबर पर क्लिक करना होगा, अपना 12 नंबर का आधार नंबर दर्ज करना होगा, कैप्चा कोड सही से दर्ज करना होगा। अब प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के आखिरी के 3 नंबर नजर आ जाएंगे। अगर कोई नंबर लिंक नहीं होगा तो फिर यहाँ नंबर नजर नहीं आएंगे। वहीं पर आधार बनाने वाली संस्था UIDAI की हिस्ट्री चेक करने के लिए सुविधा देती है। आधार हिस्ट्री से पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति के साथ आधार कार्ड का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, पहले इसका उपयोग कहाँ किया गया। यही नहीं, पता लगाया जा सकता है कि किस किस डॉक्यूमेंट्स के साथ आधार कार्ड लिंक है। आधार के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही UIDAI ने आधार हिस्ट्री जानने की सुविधा यूजर्स को दी है, ताकि वे समय समय पर इसे चेक करते रहें और फिर कोई भी गड़बड़ी होने पर उसे तुरंत पकड़ ले। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 4,60,000 छात्र छात्राओं के बैंक खाते में दीपावली से पहले प्रोत्साहन राशि भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत प्रथम श्रेणी से पास और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के द्वितीय श्रेणी से पास 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए प्रोत्साहन राशि 123 करोड़ रुपए जारी कर दी गई है। बिहार शिक्षा विभाग की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत इस वर्ग में कुल पात्र विद्यार्थियों की संख्या 5,68,359 है। इसमें 4,60,000 से अधिक विद्यार्थी की राशि लंबित है। 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से पास बालक बालिकाओं को 10,000 रुपये प्रति विद्यार्थी और फिर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की द्वितीय श्रेणी में पास विद्यार्थियों को 8,000 रुपये दिए जाते हैं। शिक्षा विभाग ने स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को भी प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का आदेश दिया है, क्योंकि विश्वविद्यालय स्तर पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं होने का मामला कई बार स्नातक पास छात्रों द्वारा जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भी उठाया गया है। इसीलिए शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रोत्साहन राशि के लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का आदेश दिया गया है। 2018 में स्नातक पास करने वाले छात्रों को 25-25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान था। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। जहाँ एक तरफ जहां सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो फिर वहीं विपक्षी दल नियुक्त शिक्षकों में बड़े घोटाले की बात कह रहे हैं और इसकी जांच की मांग कर रही है। वहीं पर पटना पहुंचे लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी शिक्षक नियुक्ति में घोटाले का आरोप लगाया है और सरकार से इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। जब बिहार में हुई शिक्षकों की बहाली पर सवाल उठाते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि शिक्षकों की जो बहाली हुई है उसमें बहुत से ऐसे टीचर्स भी मिल जाएंगे जो अपना नाम तक लिखना नहीं जानते होंगे। जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में ये पुरानी परंपरा रही है, यह शिक्षा विभाग ही क्या सभी विभागों में जो भी नियुक्ति होती है। चिराग पासवान ने कहा है कि काबिल लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, बल्कि उन लोगों को मिलती है जिनका संपर्क उस विभाग के मंत्री और फिर अधिकारियों से होता है। चिराग पासवान ने कहा है कि शिक्षक बहाली में हुए घोटाले की पूरी जांच कराई जाए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य भर की यानी कि पूरे बिहार की 121 स्कूलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। जिन स्कूलों की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है उसमें 3 माध्यमिक विद्यालय हैं, जबकि 178 अनुदानित माध्यमिक स्कूल हैं। जब BACB की एक बैठक में समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने यह फैसला लिया है, जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की रजिस्ट्रेशन नियमावली की अनदेखी करने पर यह एक्शन हुआ है। जब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जिन 3 सरकारी स्कूलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है उनमें पूर्वी चंपारण के ढेकला में स्थित बालिका उच्च विद्यालय, वैशाली के राजा पाकर स्थित मथुरा प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय और जहानाबाद के भगवानपुर स्थित कन्या उच्च विद्यालय बिर्रा शामिल है। समिति के मुताबिक भूमिका मानक के अनुमान नहीं होना, जांच पदाधिकारी को सहयोग नहीं करना, स्कूल के पूरी तरीके से बंद होना और नामांकन शून्य पाए जाने पर 3 सरकारी स्कूलों का नामांकन रद्द हुआ है। इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने अनुदानित 178 स्कूलों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया है। स्कूल में क्लास, शिक्षक, लैब, कंप्यूटर, बिजली की व्यवस्था, शौचालय और फिर शिक्षक और छात्रों के लिए कॉमन रूम मानक के अनुरूप नहीं मिलने पर ये एक्शन लिया गया है। स्कूलों की मान्यता रद्द होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए बोर्ड ने फैसला किया है कि इन सभी स्कूलों के बच्चों को नामांकन पास के स्कूलों में कराया जाएगा।
दोस्तों, बिहार में शिक्षकों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार सरकार अब शिक्षकों को आवास की सुविधा देने जा रही है। जी हां, बिहार देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां शिक्षकों को भी राज्य सरकार आवास की सुविधा प्रदान करेगी। यह जानकारी के मुताबिक HRA के बदले अब शिक्षकों को आवास की सुविधा मिलेगी। यह नीतीश सरकार ने इस संबंध में एक विज्ञापन भी निकाला है। राज्य सरकार अब लीज पर मकान लेगी। मकान को लीज पर लेकर के सरकार खुद उसका भुगतान करेगी। इस सिलसिले में राज्य सरकार ने मकान मालिक और फिर रियल एस्टेट कंपनियों से प्रस्ताव मांगा है। नीतीश सरकार के इस फैसले से 5,20,000 शिक्षकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। शिक्षा विभाग द्वारा निकाले गए विज्ञापन में यह कहा गया है कि हाल ही में 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, जो बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित हुए हैं। इन विद्यालय अध्यापकों को जल्द ही विभिन्न जिलों के दृश्य प्रखंडों और फिर गांव में स्थित विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा, जहां इनके रहने और फिर आवासन की व्यवस्था के लिए विभाग प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में पूर्व में लगभग 4 लाख शिक्षक कार्यरत हैं, जो विभिन्न प्रखंड एवं गांव के दूरस्थ स्थानों के विद्यालयों में जाकर के अध्यापन का काम करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत रबी की खेती में ड्रोन से 38,000 एकड़ में कीटनाशक छिड़काव का लक्ष्य तय किया है। कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर निबंधन किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पहले चरण में हर जिले में 1,000 एकड़ में ड्रोन से कीटनाशक के छिड़काव की योजना है। यह सरकार प्रति एकड़ छिड़काव को 250 रुपये अनुदान देगी। अधिकतम 10 एकड़ तक एक किसान ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव पर सरकार से अनुदान ले सकते हैं। यह किसान तिलहन दलहन के साथ आलू, मक्का एवं गेहूं पर कीटनाशक का छिड़काव करवा सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि कीट, खरपतवार, जीवाणु के कारण प्रतिवर्ष 35% फसल की बर्बाद होती है। किसान पारंपरिक तरीके से अभी कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, जब खुद से कीटनाशक का छिड़काव करने से इसके दुष्प्रभाव की जानकारी भी नहीं होती है, जैसे पानी, श्रम और फिर पूंजी की भी बर्बादी होती है। यह ड्रोन के उपयोग से कीटनाशक के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य और पर खराब प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह 1 एकड़ में महज 8 से 10 लीटर पानी में कीटनाशक के छिड़काव का काम पूरा हो जाएगा। दोस्तों, जन्म के समय से ही हृदय में छेद होने वाले बच्चों के अभिभावकों को इलाज कराने के लिए अब बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। अब उनका इलाज पटना में ही संभव हो सक गया है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने होटल मोरिया में आयोजित कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बिहार शाखा के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम पर कही है। उन्होंने बताया है कि अहमदाबाद में स्थित सत्य साई अस्पताल से करार किया गया है, जहाँ ऐसे बच्चों का इलाज होता है। वहाँ अब तक 794 बच्चों का इलाज हो चुका है, लेकिन अब पटना में ही इसके इलाज की व्यवस्था कराई गई है, जिसमें IIT में भी 198 बच्चों का इलाज हो चुका है। वहीं IGIMS में 24 बच्चों का इलाज हो चुका है। हृदय रोग के इलाज के लिए यहाँ अच्छी और फिर विशेष व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले इन पर कोई भी ध्यान नहीं देता था, जहाँ उस समय में सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए नाम मात्र के लोग आते थे, लेकिन बेहतर व्यवस्था हो जाने से अब प्रखंड स्तर पर काफ़ी लोग सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान का भी पहले बहुत बुरा हाल था। एक बार जब मैं सांसद था तो फिर मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी और तब मैं माँ को लेकर के IGIC आया हुआ था, लेकिन वहाँ पर बहुत हल्ला हो रहा था और फिर सफाई आदि की भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। बाद में जब हम लोगों की सरकार बनी तो फिर मैंने सबसे पहले वहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त करवाया। जब भी मुझे कहीं भी कोई भी कमी दिखाई पड़ती है तो फिर उसे मैं ठीक करवाता हूँ। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि अब पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में को भी और भी बड़ा और फिर अच्छा बनवाया जा रहा है। पटना मेडिकल कॉलेज यानी कि PMCH को 5,462 बेड का अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल बनाया जा रहा है, ताकि मरीजों का इलाज और बेहतर ढंग से हो सके। इस अस्पताल का पहले से काफ़ी नाम है। उन्होंने कहा है कि हम सरकार में आए तो फिर IGIMS को भी बेहतर बनवाया, जब वहाँ की व्यवस्था को ठीक करवाया। 7 निश्चय पार्ट 2 में बाल हृदय रोग योजना की शुरुआत की गई, इसके तहत जन्म से हृदय में छेदवार बच्चों का निःशुल्क इलाज करवाया जाता है। दोस्तों, बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर और गया में डीजल बस बंद करने के मामले में सरकार ने राहत दी है। यह परिवहन विभाग की ओर से पर्व त्यौहार को देखते हुए 6 माह का समय
बढ़ाया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में डीजल बस चलाने के लिए 6 माह की अनुमति दे दी गई है। इसकी जानकारी बिहार परिवहन मंत्री शीला मंडल ने दी है। मंत्री ने बताया है कि पर्व त्योहार को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके बाद बिहार के पटना, गया और फिर मुजफ्फरपुर में डीजल बस बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बिहार में सीएनजी पाइप बिछाने का भी काम तेजी के साथ चल रहा है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर और गया में डीजल वाहन को बंद कराना है, लेकिन पर्व को देखते हुए बस मालिकों और फिर संघ के लोग ने समय देने की मांग की। इसी को देखते हुए 6 माह का समय दिया गया है ताकि तब तक बस मालिक अपनी व्यवस्था कर सके। छठ और फिर दीपावली को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दोस्तों, बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की चर्चा तेज हो चुकी है। जहां चुनावी मौसम में अटकलों का बाजार गर्म है कि नियोजित शिक्षकों को जल्द ही राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। वहीं खबर मिल रही है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए पात्रता परीक्षा देनी होगी। जब परीक्षा पास करने के बाद ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा विभाग की तरफ से इसको लेकर के परीक्षा समिति से संपर्क भी साधा गया है, जहाँ कई बार बैठक भी हो चुकी है। बैठक में परीक्षा से जुड़े हुए मुद्दे और फिर पहलुओं पर भी चर्चा हुई है। जब वहीं शिक्षा विभाग में मामले को लेकर के मंथन भी जारी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपनी तरफ से इसकी तैयारी भी तेज कर दी है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर हुई राय शुमारी के बाद परीक्षा समिति ने एग्जाम कंडक्ट करने के मुद्दे पर मंथन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इसको लेकर के पिछले दिनों परीक्षा समिति के अलावा अधिकारियों ने अलग से बैठक की थी। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।